होमवर्क किया सबने? बोलो आया ना। होमवर्क नहीं दिया था? तो केस स्टडी कब दिया था, कल या परसों? एक लिख के दिया था ना, क्लास में ही लिखवा था क्या? ओके चलो, आज हम यल यल पी एक्ट के अंदर जा रहे हैं आगे। पूछो क्या। चलो चलो स्टार्ट करेगा इस। ओके सो कैसा हूँ? ऑसम। इतना कभी ऑसम था ही नहीं। आगे बढ़े, बोलो आया ना। लेट्स गो। सो हर हर महादेव। देखो मेरे को बिल्कुल मत छेड़ना, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। जो सर्दी और खांसी ने मुझे छेड़ा है मैं बता रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हमको जानने हैं पार्टनर्स के राइट्स और इंटरेस्ट। ठीक है, वो दरवाजे लगा लो। आज हमको जानने हैं पार्टनर्स के राइट्स और इंटरेस्ट। ठीक है, तो पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर दीजिएगा, बहुत अच्छे से फोकस। सो मैं एक सुंदर सा चार्ट दे रहा हूं तुम्हें। एक सुंदर सा चार्ट दे रहा हूं, ध्यान देना। मेरे साथ साथ ड्रॉ करना शुरू करते हो या पहले समझ लेते हो? ये लिखते हो समझ में नहीं आता क्या तुम्हें? चलो पहले समझ लो, लेट्स गो। शांति रखना एकदम, लेट्स गो। सो हम यहां बात कर रहे हैं पार्टनर्स इंटरेस्ट की। पार्टनर्स इंटरेस्ट की। कृपया बातें ना करें, बोर्ड के ऊपर ध्यान दे। मैं बता रहा हूँ, मेरे को छेड़ा मत। मैं भड़क जाऊंगा ना, मैं लेफ्ट राइट से। ओ शाहरुख खान, शाहरुख खान लाल है। शाहरुख खान लाल है। ए माँ शक्ति। आप बिल्कुल बातें मत करना, फोकस प्लीज। पार्टनर्स इंटरेस्ट को हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट। मेरे को चार चार क्यों दिख रहा है ये? इसी राइटिंग आ रही है। चलो आज कफ सिरप ज्यादा हो गया। सो सिचुएशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट में हम दो चीजें देख रहे हैं। पहले एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी बराबर है, हाँ है ना? बराबर है स्पेलिंग। एलिजिबिलिटी। सो पहला है क्या बोले, एक बार से एलिजिबिलिटी। अब सवाल यह है कि पार्टनरशिप के अंदर, या पार्टनरशिप तो चलो ठीक है, तुम्हें ऑलरेडी पता है पार्टनरशिप एक्ट में अगर कोई पार्टनर को ऐड करना है तो इट रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक एग्रीमेंट।
एंड उस एग्रीमेंट के हिसाब से ही पार्टनरशिप का एडिशन हो सकता है। हालांकि पार्टनरशिप के अंदर तो किसी को ऐड करना अलाउड ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि जब भी आप पार्टनरशिप फर्म में किसी को ऐड करने जाते हो तो आपको नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। नोवेशन इज एज गुड एज अल्टरेशन। ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को बंद करना पड़ता है, नया पार्टनरशिप शुरू करना पड़ता है। बोलो हाँ या ना, जोर से बोलो ऐसा नो। बट इन केस ऑफ एलएलपी, जैसे हमने बोला, एज ए एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। एलएलपी कौन सा एंटिटी है बोले एक बार, उसे सेपरेट लीगल। उधर दो ब्लू टी शर्ट वाला और बाजू वाला दोनों रेस हो जाओ। एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल, बाजू वाला भी। एलएल जब से बोल रहा हूँ मत बातें करो, मत बातें करो, सुना ही नहीं देता, खड़े रहो 1 घंटा। सो एज ए एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो इस केस में हमारे पास ये सुविधा है कि हम किसी भी पार्टनर को ऐड करें या किसी भी पार्टनर को डिलीट भी कर दे। समझ में आ रहा है? पर एलिजिबिलिटी भी एक क्राइटेरिया होता है कि तुम किसको पार्टनर बनाना चाहते हो। समझ में आ रहा है? समझो सीए फर्म है, सीए फर्म एलएलपी के फॉर्म में इनकॉर्पोरेट हुआ है, चलता है, बिल्कुल चलता है। आफ्टर बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो, तो फर्म भी खोल सकते हो, एलएलपी भी खोल सकते हो। अब सीए फर्म है तुम्हारी, और सीए फर्म में क्या कोई बीकॉम को ऐड करोगे तुम जीवन में एज अ पार्टनर? ऑब्वियसली देयर शुड बी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि एटलीस्ट सीए, सीएस, सीए में 3 प्रोफेशनल डिग्रीज में से कुछ तो होना चाहिए। बोलो हाँ है ना? दैट्स वाई एलिजिबिलिटी ऑफ द पार्टनर, वैसे तो देयर इज नो एलिजिबिलिटी एज पर एक्ट, देयर इज नो एलिजिबिलिटी एज पर लॉ। मतलब लॉ कोई एलिजिबिलिटी बोलता नहीं है, लॉ नहीं बोलता कि कोई ग्रेजुएट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, सीए, सीएस, सीए में होना चाहिए। सो एज पर लॉ देयर इज जीरो एलिजिबिलिटी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लॉ ने कुछ नहीं बोला है। चौथी फेल इंसान, पहली फेल इंसान जो स्कूल में दोपहर तक गया है वो भी चलता। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? लेकिन एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर ये पावर देके रखा है, एलएलपी एग्रीमेंट कैन डिसाइड, एलएलपी एग्रीमेंट डिसाइड कर सकता है हु कैन बी पार्टनर, हु कैन बी क्या बोले एक बार उसे पार्टनर। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी इसकी, पूछो क्या? नया पार्टनर आए या ओल्ड पार्टनर जाए, एलएलपी युगों युगों तक, जन्मों जन्मों तक चलती जाएगी। समझ में आ रहा है? सो वेदर न्यू पार्टनर कम्स, वेदर न्यू पार्टनर क्या बोले एक बार उसे कम्स, और ओल्ड पार्टनर गोज, या ओल्ड पार्टनर क्या बोले एक बार जैसे जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में स्टिल एलएलपी कंटिन्यूज, स्टिल एलएलपी क्या बोले एक बार उसे कंटिन्यू, एलएलपी फिर भी कंटिन्यू करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सो बेसिक एलिजिबिलिटी में हमको इतना जानना है कि भैया लॉ के हिसाब से कोई एलिजिबिलिटी नहीं, एक बार सब जन बोलो, लॉ के हिसाब से कोई एलिजिबिलिटी है क्या? नहीं। गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली कोई भी बन सकता है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? लेकिन अगर हम बात करें रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की, काय की बोले एक बार उसे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर जो है उसको डिस्कस किया गया है एलएलपी के केस में एज लाइक दिस। ठीक है, मैं पहले पढ़ रहा हूं, आप वही पे रहिए, आपको समझ में आएगा। द सीजेशन ऑफ द पार्टनर, जिसको हम अभी रिटायरमेंट कह रहे हैं, आप वही रहिए, आप सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दीजिए। अ पर्सन में सीज टू बिकम अ पार्टनर, पर्सन रिटायर हो सकता है पार्टनरशिप में से 30 दिन का नोटिस देके, लेकिन उसके लिए कुछ केसेस होने चाहिए, जैसे डेथ या फिर अनसाउंड माइंड का हो जाना चाहिए, या तो फिर इंसॉल्वेंट घोषित होना चाहिए, या तो फिर उसने रिजाइन कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए बोले एक बार उसे? रिजाइन। तो मेनली 4 रीजंस है, कौन कौन सा? डेथ, अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंसी एंड रेजिग्नेशन। क्लियर है? पर वो रिजाइन करने के बाद भी कितने दिन के अंदर नोटिस देना जरूरी है बोले एक बार? 30 डेज। जोर से बोले एक बार, कितने दिन बोले एक बार उसे? 30 डेज। और पब्लिक नोटिस देने तक के, आपने पार्टनरशिप फर्म में एक क्लॉज पढ़ा होगा कि जब तक पब्लिक नोटिस नहीं देते रिटायरिंग पार्टनर स्टिल लायबल होता है। बोलो हाँ या ना? जोर से बोलो यस और नो। तो यहां पे मैं लिखना चाहूंगा कि रिटायरमेंट की जो बात है वो 4 केसेस में हो सकते हैं। एक बार चारों के चारों केसेस बोलो। सबसे पहला कौन सा है बोले एक बार उसे? डेथ, अनसाउंड माइंड, थर्ड वाला कौन सा है बोले एक बार उसे? इंसॉल्वेंट, और चौथा कौन सा है बोले एक बार उसे? रेजिग्नेशन। मतलब वो खुद रिजाइन करना चाहता है। पर कोई भी सिचुएशन, अच्छा क्या इतने ही रीजन होना जरूरी है? कोई और भी रीजन हो सकता है, एनी अदर रीजन कैन बी देयर। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? लास्ट बेंचेस आइडिया क्लियर हो रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? एवरीबॉडी बोलो हाँ है ना? अब इसमें से कोई भी रीजन हो, आपको ऑफिस वैकेट करने से, ऑफिस क्या करने से? वैकेट करने से कितने दिनों में नोटिस देना है बोले एक बार उसे? 30 डेज के अंदर आपने क्या देना है? नोटिस। कौन सा नोटिस देना है बच्चों? पब्लिक। मुझे होता पब्लिक नोटिस किस प्रकार दिया जाता है? न्यूज़पेपर। कितने न्यूज़पेपर? 2, एक रीजनल लैंग्वेज वाला और दूसरा कौन सा बोले एक बार उसे? इंग्लिश लैंग्वेज वाला। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ओके, अब यहां मेरे को एक बहुत जोर से सवाल है। जैसे मैंने बोला, लाइबिलिटी कब तक रहेगी? जिस दिन रिटायर हो रहा है या जिस दिन पब्लिक नोटिस दे रहा है? जिस दिन रिटायर हो रहा है, जिस दिन पब्लिक नोटिस दे रहा है।
तो रिटायरिंग पार्टनर sorry, the retiring partner will be still liable till क्या लिख बाजू से पब्लिक नोटिस, पब्लिक का लिख बाजू से नोटिस। अच्छा एक और सवाल है, रिटायरिंग पार्टनर रिटायर होने के बाद में चलो फ्यूचर एक्ट्स के लिए तो लाइबल नहीं रहेगा, फ्यूचर एक्ट्स मतलब रिटायरमेंट के बाद वाले एक्ट्स के लिए, पब्लिक नोटिस के बाद वाले एक्ट के लिए लाइबल नहीं रहेगा। लेट्स टेक अ टाइमलाइन, तो टाइमलाइन से और क्लियरली आपको समझ में आएगा। लाइन हमेशा सीधी मारनी चाहिए, बोलो तुम बीमार हो मैं बीमार हूं, लाइन हमेशा, हाँ। सो समझो यहां पे पार्टनर रिटायर हो रहा है, लेट्स टेक पार्टनर रिटायरमेंट का डे 1 जून 2025, 1 जून 2000 केवल एक बार उसे 25 30 दिन में उसने नोटिस देना चाहिए, उसने 30 जून 2025 को क्या दिया, बोले एक बार उसे पब्लिक नोटिस, बोलो हाँ है ना। अब मुझे एक बात बताओ, चलो 30 जून 2025 मतलब पार्टनर कब से लायबल नहीं होने वाला, प्लीज टेल मी, 1 जून या 30 जून से। So after 30th June, from this date, the partner is क्या बोले एक बाजू से not liable. What about the earlier acts? जो ये वाले किए हैं यहां तक के, लाइबल रहेगा या नॉट लाइबल रहेगा? क्या वो ओल्ड एक्ट्स के लिए लाइबल रहेगा? सो रिटायरिंग पार्टनर विल बी स्टिल लाइबल फॉर ओल्ड एक्ट्स, फॉर ओल्ड का एक बाजू से एक्ट्स। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है इसमें से फर्म पार्टनरशिप फर्म छोड़ के कोई नया प्रोविजन ऐड हुआ है, आपने सेम चीज पार्टनरशिप एक्ट में भी पढ़ी होगी कि रिटायरिंग पार्टनर ओल्ड एक्ट के लिए क्या हो जाता है, बोले एक बार उसे लाइव। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जोर से बोलो सर नो, एवरीबडी अंडरस्टूड वेरी क्लियरली, सबको समझ में आ रहा है, बोलो हाँ या ना। ओके तो ये चीज आपने याद रखना रिगार्डिंग पार्टनर्स इंटरेस्ट के बारे में, कि नया पार्टनर कैसे आएगा, जाने वाला पार्टनर कैसे जाएगा। गो फॉर इट फर्स्ट। यार लिख लो इसको।
चलो डन है everybody. कछुआ स्लूपुक स्लॉथ. स्लॉथ समझते हो ना तुम? सीबीएसई आईसीएसई वाले स्टेट बोर्ड वाले तुमने देखा तो भी है क्या स्लॉथ? तुम्हारी हालत भी मेरी जैसी है ना. चलो डन. कितना समय लगाओगे? पहले यहाँ नशे हो रहे अलग अलग टाइप के. एक बार कप सिरप पी के देखो मस्त वाला. कौन सा वाला? कोई भी पियो मस्त. ओल्ड मॉन्ग कप सिरप नहीं होता भिखारी. तो दारू की दुकान में आता क्या दवाई लेने के लिए? चलो डन. हाँ. यस. एक सेकंड. क्वेरी क्वेरी शांति. अरे क्या क्वेरी है कि जूम है? ए यार. चलो आगे बढ़े. हाय. चलो आगे बढ़े. बोलो आया ना. चलो उसके नीचे दो तीन पॉइंट आपको ऐड करने हैं. पॉइंट नंबर 1 कहाँ कौन से? रिटायरमेंट वाले. मतलब ये जो एरिया है इसके नीचे एक दो पॉइंट्स ऐड करने हैं. पॉइंट नंबर 1. मुझे बताओ कोई पार्टनर अगर मर वर गया जीवन में तो ऐसे सिचुएशन में उसका जो कैपिटल में शेयर है कंपनी के एलएलपी के वो क्लेम कर सकता है या नहीं कर सकता है? उसके नॉमिनी क्लेम कर सकते हैं क्या? सेम चीज आपने फर्म में देखी होगी पार्टनरशिप फर्म में. मैं हमेशा से यही कहता हूँ एलएलपी में अगर तुमने पार्टनरशिप एक्ट और कंपनीज एक्ट ठीक से पढ़ा है ना तो एलएलपी में आपको कोई नई चीज मिलेगी नहीं. सिर्फ आपको ये डिसाइड करना है कि ये प्रोविजन फर्म से उठाना है ये प्रोविजन कंपनी से उठाना है. हेयर कंसेप्ट. तो आ नीचे लिखना पॉइंट नंबर 1. इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ sorry, in case of retirement or death or insolvency of partner, he or his nominee is entitled to receive he or his nominee is entitled to receive the share in a profit and capital entitled to receive the share in a profit or capital of the LLP. The share in a profit or a capital of the LLP point number 2. Out of such a share the accumulated losses and amounts due from him amounts due from him shall be deducted full stop. हो गया सबका? अच्छा. पार्टनर ने अगर कोई फ्रॉड किया है जब वो पार्टनर था उसके लिए एलएलपी लायबल रहेगी पार्टनर लायबल रहेगा. क्या ये अमाउंट हम उसके शेयर में से काट सकते हैं? देखना. एनी अमाउंट ऑफ फ्रॉड partner has executed earlier
any amount of fraud executed by partner earlier shall be deducted from his share of profit, shall be deducted from his share of profit at the time of retirement, profit at the time of retirement, and then it shall be paid, and then it shall be paid. लिख लिया सबने? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अब ये तो हो गया एडिशन और रिटायरमेंट का, पर मुझे बताओ एडिशन करो या रिटायरमेंट करो, कोई भी चीज जो आप पार्टनरशिप में करो, ये चेंज है, चेंज ही है ना। आप ऐड करो या रिटायर करो एक ही बात है, बोलो हाँ या ना, एवरीबडी यस और नो। सो ऐड करो रिटायर करो, इट इज कंसिडर्ड एज चेंज, बोलो हाँ या ना। अब मेरे को एक सवाल आया, बहुत जोर से आया है, LLP इज गवर्न बाय रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, बोलो हाँ या ना। और पार्टनरशिप के अंदर अगर पार्टनर्स चेंज हो रहे हैं तो आपने आरओसी को बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? चलिए, अब नीचे मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ दोनों के लिए कंबाइन, तो दोनों के लिए करली ब्रैकेट करके, जगह बच्ची है क्या? नहीं बच्ची तो वो अगले पेज पर चल जाओ, हेडिंग डालना फॉर अब, या सिर्फ इतना हेडिंग डालो, चेंजेस इन पार्टनर्स, चेंजेस इन पार्टनर्स, चेंजेस इन पार्टनर्स लिख रहा। उसके अंदर लिखना ओके। पहली बात तो पार्टनर ने सीधा आरओसी को बोलना है या पार्टनर ने पहले एलएलपी को बोलना है? एलएलपी को। समझो पार्टनर का कोई डिटेल चेंज हो गया, एड्रेस चेंज हो गया, तो पहले एलएलपी के साथ रजिस्टर करेगा या पहले आरओसी के साथ रजिस्टर करेगा? एलएलपी। सो पॉइंट नंबर 1, एनी चेंज, एनी चेंज in name or address of the partner, any change in name or address of the partner shall be filed with the LLP, shall be filed with the LLP within 15 days. Shall be filed with the LLP within how many days? 15 days. फुल स्टॉप। पॉइंट नंबर 2, अब मुझे बताओ आरओसी को डायरेक्ट पार्ट, अभी देखो पार्टनर ने एलएलपी को फाइल कर दिया है, मुझे बताओ आरओसी के साथ कौन रजिस्टर्ड है? पार्टनर रजिस्टर्ड है या एलएलपी रजिस्टर्ड है? एलएलपी रजिस्टर्ड है। तो पार्टनर ने फाइलिंग करना चाहिए चेंज का या एलएलपी ने करना चाहिए? पार्टनर जब फाइलिंग करने जाएगा आरओसी का, आरओसी को बोलेगा हाय, आरओसी बोलेगा तू कौन? पार्टनर बोलेगा अरे मैं पार्टनर, अरे काय का पार्टनर? तो उसको बोलना पड़ेगा वो कौन से एलएलपी का पार्टनर है। आरओसी पार्टनर को नहीं पहचानता, आरओसी किसको पहचानता है? एलएलपी। तो जो भी फाइलिंग कर रहा है वो कौन करेगा? एलएलपी। तो नीचे पॉइंट नंबर 2, एडिशनली एलएलपी शॉल फाइल LLP shall file any of the following change, LLP shall file any of the following change with ROC within 30 days. Any of the following change with the ROC within how many days? बोले एक बार जो से 30 days. Point number A, point number A, addition, deletion or cessation of the partner, addition, deletion or cessation of the partner. सीजेशन पता है ना? सीज, रिटायरमेंट लिखो बेकारी लोगो। एडिशन, डिलीशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी, चेंज इन नेम और एड्रेस ऑफ द पार्टनर। फुल स्टॉप। चेंज इन नेम और एड्रेस ऑफ द पार्टनर, फुल स्टॉप। लिखा सबने? मेन पॉइंट 3, थर्ड मेन पॉइंट,
The above information shall be filed. Main point 3. The above information shall be filed within 30 days. Sorry. बराबर है. Within 30 days in specific form and manner. Specific form and manner. With such a fees. फिर तुम्हारा फेवरेट वाला पार्ट एज में प्रिस्क्राइब्ड. विथ सच अ फीस एज में भी क्या है बोले एक बार से प्रिस्क्राइब्ड. ये पॉइंट तो तुम लिख के ही आओगे, नहीं भी पूछा तो भी लिख के आओगे तुम. बोलो हाँ है ना. और अगर प्रोविजन कॉन्ट्रावेन कर दिया तो एलएलपी को पेनल्टी लगेगा क्या? बोलो हाँ है ना. नीचे फोर्थ मेन पॉइंट. इन केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन partner and LLP both are liable up to fine of rupees 10,000. Up to fine of rupees 10,000. Up to the fine of rupees 10,000 each. लिख लिया सबने? यहाँ पे आपके पार्टनर का इंटरेस्ट होता है खाता. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना. बैठ जाओ दोनों. चलो यहाँ तक आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूँ? एवरीबडी यस और नो? चलो अब इसके बाद में हम अगले कंटेंट के ऊपर जा रहे हैं और अगला कंटेंट थोड़ा सा सीवियर है. विसल ब्लोइंग सुना है तुमने? विसल ब्लोइंग, सीटी बजाना. अभी ये वाली नहीं बिकी. रहने तुम रहने दो प्लीज. मंडला भारी है. हम नहीं बोलेंगे तो और करेंगे भिखारी. जो यहाँ बजाएगा वो वहां बजा नहीं पाएगा. अब कैसे शांत में बैठ गए हैं? चलो तो नीचे अभी ध्यान देना. अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ पार्टनर्स की लाइबिलिटी. पार्टनर्स की क्या बोले एक बार उसे? लाइबिलिटी. बहुत अच्छे से बोर्ड पे ध्यान देना. चार्ट बना के दू, पॉइंट लिखवा के दू सर. दोनों सर, दोनों. भिखारी, भिखारियर, भिखारियश, भिखारियोसम, दोनों दे रहा हूँ. रुको. लाइबिलिटी. मेरे एक काम करो, मेरे साथ साथ ड्रॉ करना शुरू कर दो. तुम बहुत कछुआ छाप अगरबत्ती के जैसे काम करते हो. समझ में नहीं आता. टाइम पास करने को बोलो जिंदगी के अंदर सर. सब समझ में आता है, सब ध्यान ही नहीं देते. फाउंडेशन में हो ना, इसलिए सब सुन लेता हूं मैं तुम्हारा. आओ कभी ऊपर, आओ कभी हवेली पे. और सब बजा देना वहां पे. ये समझना वमझना सब भूत उतर जाएगा एक दिन. लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स. आ जाओ भिखारी लोगों. गाइज पहले चार्ट ड्रॉ कर रहा हूं, अच्छे से समझना. लाइव स्ट्रीम वाले भी अच्छे से समझना. फास्ट ट्रैक वाले भी भिखारी लोग सब जन अच्छे से समझेंगे. ठीक है? जो नहीं समझेगा उसको वहां पे समझ में नहीं आएगा क्या करना है करके. सो लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स. आर यू गाइज रेडी? ओके फोकस. वापस बैठ के तुम्हारे बातें शुरू हो गए. वापस खड़े हो जाओ दोनों भिखारी. बैठे नहीं कि बातें शुरू कर दी. का नाम मरविन नाम रखा, क्या मान लीजिए. चलो स्टार्ट कर दे. ध्यान देना. मरविन ध्यान दे बेटा. आगे फोकस. सो आर यू गाइस रेडी? लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स में सबसे पहली बात, हैव वी हर्ड अबाउट म्यूचुअल एजेंसी? पर मैंने आपको म्यूचुअल एजेंसी में एक क्लैरिफिकेशन दिया था कि पार्टनर जो एक्ट करेगा उसके लिए म्यूचुअल एजेंसी इज लिमिटेड टिल एलएलपी, नॉट अप टू अदर पार्टनर्स. अरे याद आया क्या? सो म्यूचुअल एजेंसी में सबसे पहले लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर के लिए मैं स्टेटमेंट लिखूंगा. फॉर एनी एक्ट ऑफ द पार्टनर, for any act of the partner only
LLP is liable. Only LLP is क्या लिखा जो से liable and not other partners. Not other क्या लिखा जो से partners. दूसरी बात, LLP का नाम क्या है, वापस लॉन्ग फॉर्म क्या है बोले एक बार, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. तो मेरे को एक सवाल का जवाब दो, अगर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स की लाइबिलिटी कभी अनलिमिटेड हो पाएगी क्या? सो यहां मैं लिख रहा हूं लीगल एक्ट्स. यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं बोले एक बार जो से लीगल एक्ट्स. सो इसके लिए मैं लिखना चाहूंगा इफ पार्टनर executes any legal act, if partner execute any legal क्या लिख बाजू से act on behalf of LLP, on behalf of क्या लिख बाजू से LLP, then the liability will be limited अप टू, कहां तक के लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी पार्टनर की? LLP है तो बोलो ना, लीगल एक्ट कर रहा है पार्टनरशिप के लेकर, कहां तक के लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी? जितना अमाउंट प्रॉमिस किया था, सब जनों को समझ में आ रहा है? सो जितना अमाउंट क्या किया था बोले एक बार जो है प्रॉमिस विल बी लिमिटेड अप टू अमाउंट प्रॉमिस्ड, लिमिटेड अप टू द अमाउंट प्रॉमिस. जितना अमाउंट प्रॉमिस किया था आपने LLP में वहीं तक आपका लाइबिलिटी, उससे ज्यादा आपका कोई लाइबिलिटी आएगा क्या? नहीं. आपके पर्सनल एसेट आपके पर्सनल ही रहेंगे. कंसेप्ट समझ में? पर अगर पार्टनर ने कोई इलीगल एक्ट कर दिया या फ्रॉड कर दिया, इलीगल एक्ट और क्या कर दिया बोले एक बार जो से फ्रॉड. अगर पार्टनर ने कोई इलीगल एक्ट किया है या पार्टनर ने कोई क्या किया है बोले एक बार जो से फ्रॉड, तो मुझे तो लाइबिलिटी कहां तक रहेगी? लिमिटेड रहेगी अनलिमिटेड रहेगी? सो लिखना इफ पार्टनर एग्जीक्यूट्स एनी इलीगल एक्ट और फ्रॉड देन लाइबिलिटी विल बी अनलिमिटेड. देन लाइबिलिटी विल बी क्या बोले एक बार उसे अनलिमिटेड. फुल स्टॉप. लाइबिलिटी इंक्लूड्स, यहां पे लाइबिलिटी का मतलब क्या है? कंपेंसेशन, पेनल्टी, दोनों. और आपको कंपेंसेशन भी देना पड़ेगा, पेनल्टी भी देना पड़ेगा. लिख लिया सबने? उसके एडिशन में बोला गया है कि इसके कुछ अलग कॉन्सिक्वेंसेस भी है. जैसे इस केस में पार्टनर को जेल होगा लेस देन इक्वल टू 5 years का, एंड उसको फाइन लग सकता है ऑफ ₹50,000 to 5 lakh. ₹50,000 टू कितना बोले एक बार? ₹5 lakh. चलो समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? ये कौन से एक्टिविटी के लिए बोले एक बार जो से इलीगल, जोर से बोलो, कौन से एक्टिविटी के लिए? इलीगल. ओके, मुझे एक बात बताओ, क्या फर्म में दो टाइप के फर्म हमने देखे थे, रजिस्टर्ड एंड बाय एस्टोपल? बोलो हाँ या ना? एस्टोपल को बाय होल्डिंग आउट भी कहा जाता था. ओके, तो इस चार्ट के नीचे एक पॉइंट ऐड करना है आपको. हालांकि ये चार्ट लिखना हो गया है सबका. ओके, इसके नीचे आपको एक पॉइंट ऐड करना है, लिखना कॉमन में, तीनों के लिए कॉमन में, तीनों वर्डिंग्स के लिए कॉमन में. ठीक है, लिखना इफ इन केस द पार्टनर, if in case the partner is working by holding out some other person, by holding out some other person, and such a person also acts and such a person also acts as a partner
सच अ पर्सन ऑल्सो एक्ट्स एज अ, क्या बोले एक बार उसे, पार्टनर ऑफ द एलएलपी। मतलब आपने किसी को एज अ पार्टनर बताया कि ये बंदा हमारा पार्टनर है, ठीक है, और वो पर्सन भी ऐसी एक्ट कर रहा है कि जैसे वो पार्टनर है, पर एक्चुअली में वो एलएलपी में रजिस्टर्ड था, क्या बोले एक बार उसे, नहीं। ऐसे पार्टनर को हम पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कहते हैं, बोलो हाँ या ना। तो ऐसा पर्सन फिर भी एक्ट कर रहा है एज अ पार्टनर, वो पार्टनर नहीं था फिर भी काम कर रहा है, पब्लिक को दिखा रहा है वो पार्टनर है एलएलपी का। मुझे एक बात बताओ, ऐसे केस में क्या वो लायबल होगा? किस प्रकार लायबल होगा? ये तीनों तरीकों से। यही तरीके है ना लायबिलिटी के, और कोई तरीका है क्या लायबिलिटी का? यही तीन तरीके लायबिलिटी के, इसलिए मैंने तीनों के लिए कॉमन लिखवाया ये पॉइंट। इसलिए मैंने तीनों के लिए पॉइंट कैसा लिखवाया? कॉमन, कि जो मतलब रजिस्टर्ड पार्टनर हो या होल्डिंग आउट वाला हो। कौन कौन सा बोलो? सो अगर रजिस्टर्ड पार्टनर हो या कौन सा वाला हो, बोले एक बार उसे होल्डिंग आउट, बोथ सिचुएशंस में ऊपर की तीन लाइबिलिटी सेम रहेगी, ठीक है। अब रजिस्टर्ड के बारे में तो सबको मालूम है कि भैया ये तीन लाइबिलिटी लगती है, पर होल्डिंग आउट के केस में किसी को नहीं पता है, तो उसको भी ये याद रखना है कि ये तीनों लाइबिलिटी होल्डिंग आउट वाले को भी लगती है, जो सिर्फ एज अ पार्टनर एक्ट कर रहा है, जो सिर्फ एज अ पार्टनर क्या कर रहा है, बोले एक बार एक्ट। सो मैंने क्या लिखवाया? हु ऑल्सो एक्ट एज अ पार्टनर ऑफ द एलएलपी, ऐसा लिखवाया मैंने। सच अ पर्सन ऑल्सो एक्ट एज अ पार्टनर ऑफ एलएलपी। यहां तक पहुंच चुके हैं सब जन, हाँ या ना? अरे बोले ऐसा ना, then he will be liable then he will be liable as stated in above three cases. As stated in above three cases. Full stop. समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना? ओके, अब मुझे एक बार बताओ, उस पार्टनर के वजह से अगर एलएलपी को फायदा हुआ है, होल्डिंग आउट किया पार्टनर का, उसकी वजह से एलएलपी को 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो पार्टनर प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर सकता है क्या? नो सर, यस सर, बोलो नो या यस? नो सर, यस सर। मतलब वो पार्टनर, पहली बात सब जन वापस से ध्यान दो, मतलब तुमको समझा होगा तो भी फिर भी ध्यान दो, क्योंकि मेरे को नशे हो रहे हैं। पहली बात तो क्या वो रजिस्टर्ड पार्टनर था? सब जन बोलो रजिस्टर्ड पार्टनर था। वो पार्टनर कैसे बना है? होल्डिंग आउट। जोर से बोलो कैसे बना है? होल्डिंग आउट। उसकी वजह से फर्म को प्रॉफिट हुआ है कितने करोड़ का? 2 करोड़। तो उसके साथ शेयर होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? नीचे एडिशनल पॉइंट लिखो। if such a partner क्या, हाँ आगे सोच रहा हूँ क्या लिखा है। हाँ, if such a partner receives the good profit or credit, if such a partner receives good profit or credit for LLP, then LLP will be liable to such a partner. For LLP, then LLP will be liable to such a partner LLP is liable to such a partner for all credits and benefits, for all credits and benefits as if he is a real partner. Credits and benefits as if he is a, क्या बोले एक बार उसे, रियल पार्टनर। मतलब उसको ऐसे क्रेडिट और बेनिफिट देने हैं जैसे वो कैसे, कौन सा पार्टनर है बोले एक बार, रियल वाला। समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना? ओके, अब एक मैं मस्त वाला कंसेप्ट बोलने वाला हूँ, मुंडे मुंडे झटको स्ट्रेट बैठो फोकस। हैव यू हर्ड अबाउट विशल ब्लोइंग? विशल ब्लोइंग नहीं सुना? बचपन में तुमने कई बार ये चीज की है, विशल ब्लोइंग। और मतलब बहुत बार की है, मतलब इतनी बार की है कि पूछो क्या होता है। बचपन में तो स्कूल जाते थे, बोलो हाँ है ना?
स्कूल पे अपने क्लास में ऐसे चुपचाप बैठे बैठे हो और तुम्हारा जो बाजू वाला है वो तुम्हें छेड़ रहा है, तुम्हें ऐसे चिमटी निकाल रहा है, लात मार रहा है, चॉप निकाला। वो ज्योमेट्री का कॉम्पास आता था ना, सबसे ज्यादा लड़ाई करने के लिए यूज होता था वो। बोलो आया ना, तो ज्योमेट्री बनाने के लिए कौन यूज करता था उसको? एक लड़ाई और दूसरा ड्राइंग पेंटिंग है ना, कि गोले में गोला, गोले में गोला, गोले में उसमें एक ट्रायंगल, ओ आई एम आर्टिस्ट। बोलो ऐसा ना। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो बचपन में जब तुम डेस्क बेंच के ऊपर बैठे रहते थे, साइड वाला तुमको छेड़ता था, टीचर चाहे जो पढ़ाए, तुम बीच में हाथ रेस करके, मिस मिस ये मुझे छेड़ रहा है, ये मुझे मार रहा है, मुझे भी इसकी मार, सॉरी, अरे आई मीन टू से, अरे। तो आप ऐसे कंप्लेन करते थे या नहीं करते थे? जोर से बोलो, करते थे या नहीं करते? ऐसे का मतलब बहुत हरामी बच्चे थे तुम्हें। मैं तो बहुत इनोसेंट था बचपन में, तो मैं तो कंप्लेन करता था, आई वाज सो, अभी भी मैं इनोसेंट ही हूँ। अरे सच में, तुम्हारी कसम, तुम सबकी, वो कॉर्नर से लेके इधर के सबकी कसम, तुम सबकी, ठीक है, एक साथ कसम से, ठीक है। सो बचपन में मैं इनोसेंट था, अभी भी मैं इनोसेंट हूँ। और ये जो तुम बचपन से कर रहे हो कि किसी ने भी कुछ भी किया, अच्छा तुम ऐसी भी चीजों की कंप्लेन करते थे जिससे तुम्हारा कोई रिलेवेंस नहीं था। जैसे तुम अगर क्लास में बैठे और एक जन बेचारा भूख लगी तो डब्बा खा रहा है, मिस मिस डब्बा खा रहे हैं, करते थे नहीं करते थे? अरे बोलो आया ना, मैं मालूम मालूम है सबने किया होगा, तुम भिखारी तो हो ही। बोले ऐसा ना, यार तुम्हारे साथ तो हुआ तो कन्फर्म होगा ये, है ना। अब आपने जो हरकत की है ना बचपन में, मतलब टॉपिक कुछ अलग चल रहा है उधर, उधर वो वर्ल्ड वॉर में फंसे पड़े हैं टीचर, वर्ल्ड वॉर 2 के तहत बोले जर्मनी ने जापान पे आक्रमण, मिस मिस डब्बा खा रहा है, मिस रहा है, जर्मनी जापो तेल लेने डब्बा खा रहा है। बोलो आया ना, एवरीबडी ऐसा ना। ये जो आप बचपन से कर रहे थे, इस चीज को कहा जाता है विसल ब्लोइंग। क्या कहते हैं बोले एक बार? विसल। नॉर्मली क्या होता है, एलएलपी बहुत, हो सकता है एलएलपी के अंदर बहुत सारे पार्टनर्स हो, ठीक है, फोकस, एलएलपी के अंदर बहुत सारे क्या हो बोले एक बार, जैसे पार्टनर। और ऐसा हो सकता है कि कुछ 2-4 पार्टनर मिलके या मेजोरिटी पार्टनर मिलके माइनॉरिटी पार्टनर्स को एनक्रोच करे। मैडम अभी उसको नहीं बोलना है डब्बे में क्या खाया था, इधर ध्यान दो। सो मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स मिलके माइनॉरिटी पार्टनर्स को एनक्रोच करे, उनको तकलीफ दे, उनको फ्रस्ट्रेट करे, और ये ट्राई करे कि जो माइनॉरिटी पार्टनर्स है वो कोई काम कर ही ना पाए और जो पूरा बेनिफिट है मेजोरिटी पार्टनर्स लेके जाए। अब ऐसे सिचुएशन में माइनॉरिटी पार्टनर्स करे तो क्या करे? उसमें भी अगर गलत संगत में फंस गए, अगर रजिया गुंडों में फंस गई, 10 पार्टनर में से 9 एक जगह पे आ गए और एक ही पार्टनर बेचारा बचा है, जैसे तुम सब मेरे खिलाफ एक हो जाते हो, बोलो आया ना। तो ऐसे केस में मैं बेचारा कर क्या सकता हूँ? ठीक है, एमटी सर भी तुम्हारी सुनते हैं, जीबी सर, एसएम सर तुम्हारी, एडीजेड सर भी तुम्हारी सुनते हैं, मेरे को कोई बात मनवानी है तो मेरे को पूछा लगाना पड़ता है जीवन में, बोलो हाँ है ना। तो मैं करूं तो क्या करूं? तो जब ऐसा कोई छोटा मोटा पार्टनर फंस जाता है तो उसको पावर मिलता है विसल ब्लोइंग का। विसल ब्लोइंग का सिंपल मतलब क्या है एक्चुअली? विसल ब्लोइंग क्या है, मैं थोड़ा सा थीसिस बोलूं, चलेगा? बोलो हाँ है ना। यूरोपियन कंट्रीज में जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था कहाँ हुआ था? यूरोपियन कंट्रीज में जब वर्ल्ड वॉर क्या हुआ था बोले एक बार, 2 हुआ था। तो उस केसेस में क्या था कि वर्ल्ड वॉर में यूरोपियन सिर्फ सेना नहीं लग गई थी, यूरोप के जो पुलिस थे, बेसिकली ब्रिटिशर्स की पुलिस फोर्सेस, मतलब इंटरनल जो कंट्री को मैनेज करने वाली पुलिस फोर्सेस, जो आप यहाँ पे सिग्नल पे ट्रैफिक पुलिस वगैरह देखते हो, बोलो हाँ है ना। मतलब यूरोप की हालत इतनी खस्ता थी जर्मनी के खिलाफ लड़ते लड़ते, तुम उनको गली नुक्कड़ चौराहे पे जो पुलिस तैनात करते थे उनको भी भेजना पड़ा था वॉर के लिए, इतने बेकार हाल। समझ में आ रहा है? और लोग पैसे के लालच में चले जाते थे, फिर जान चली जाती थी। मतलब आप ऐसा समझ लो कि हमारे ट्रैफिक पुलिस पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर लड़ने के लिए जा रहे हैं। कैन यू जस्ट अंडरस्टैंड ना? ये हालत हो गई थी यूरोप की। ये किसकी हालत हो गई थी बोलो एक बार? यूरोप। पर इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है पता है? जब आप इंटरनल फोर्सेस को लगाते हो बॉर्डर के ऊपर फाइट करने के लिए, तो आपका इंटरनल कंट्रोल छूट जाता है एंड इंटरनली कंट्री के अंदर क्राइम बढ़ जाता है, बोलो हाँ है ना। तो यूरोप ने सेम प्रॉब्लम फेस किया, फोर्सेस के नाम पे उनके पास कुछ था नहीं, उन्होंने इंटरनल पुलिस फोर्सेस, क्योंकि आधी फोर्सेस तो मर चुकी थी वर्ल्ड वॉर के अंदर सेकंड पार्ट में, 4 साल तक वॉर चला, क्या करेंगे, क्या दो इतने लोग आएंगे कहाँ से मरने के लिए? सो पहले 2 साल तक आधी आधी जनता उनकी साफ हो गई, इसलिए उनकी कभी पॉपुलेशन बढ़ी नहीं। इंडिया में ऐसा टेंशन नहीं था, इंडिया में हुए छोटे मोटे वॉर हुए तो अपन ऐसे फ्लरिश करते जा रहे हैं,
पॉपुलेशन ही पॉपुलेशन। उसके बाद में इंडिया में एक और एडवांटेज है कि पहले बहुत लाइन जाया करती थी रात में, दिन में भी, तो उस वजह से लोड शेडिंग के भी प्रॉब्लम थे ना, उस वजह से पॉपुलेशन बढ़ती रही हमेशा, कम हुई इसने। सो अरे ध्यान दो तो इस वजह से हुआ क्या, फोकस सो इस वजह से हुआ क्या, यूरोप के आधे पुलिस फोर्सेस जब गायब हो गए वॉरफेयर एक्टिविटीज के लिए, तो यूरोप में क्राइम बढ़ने लग गए। और क्राइम मतलब एकदम भयंकर लेवल के क्राइम बढ़ने लग गए कि मैं दिन दहाड़े लोगों को चाकू दिखा के लूट मार, लड़कियों की छेड़खानी, बर्कलरी, बलात्कार, किडनैपिंग, रेप, विक्टिमाइज, कितनी चीजें बढ़ गई। अब यूरोप बाहर जर्मनी को फाइट मारे, उधर हिटलर उनको छोड़ नहीं रहा, या अंदर कंट्रोल सिस्टम वर्क करे, तो यूरोप ने एक पॉलिसी डिक्लेयर की थी, उसे वो कहते थे विसल ब्लोइंग। मतलब यूरोप ने लिटरली लोगों को ये आह्वान किया था कि कृपया आप एक काम कीजिए, आप आपके पास एक विसल रखिए। हर यूरोपियन नागरिक ने खुद के पास विसल रखना है, और जब आपके साथ में कोई भी गलत चीज हो तो आपने ट्राई करना है कि विसल आपने जोर जोर से ब्लो करनी है, आप किधर भी हो। सो एटलीस्ट आजू बाजू के 10-15 लोगों का आपकी तरफ ध्यान जाए और आप उस सिनारियो से बच जाओ। एंड देयर द कंसेप्ट इज स्टार्टेड एज विसल ब्लोइंग। मतलब इस कंसेप्ट का नाम विसल ब्लोइंग इस वजह से है क्योंकि यूरोप में फर्स्ट टाइम इसी प्रकार से यूज किया गया था। एंड तब से इस कंसेप्ट को जो विसल ब्लोइंग नाम दिया, आज तक विसल ब्लोइंग ही नाम है। कंपनी में भी किसी के ऊपर कोई भी अत्याचार होता है, छोटा से छोटा, कि भैया उसको सैलरी में से ठीक से सैलरी नहीं मिली, विसल ब्लोइंग। पार्टनरशिप फर्म में किसी पार्टनर के ऊपर अत्याचार हो रहा है, विसल ब्लोइंग। वर्कमैन के ऊपर अत्याचार हो रहा है, विसल ब्लोइंग। तो विसल ब्लोइंग ऐसा कंसेप्ट है कि तुम सीए फाउंडेशन से लेकर सीए फाइनल तक के कंसेप्ट को कम से कम 10 बार अलग अलग तरीके पे, अलग अलग तरीकों से पढ़ोगे, अलग अलग कंसेप्ट में। कंसेप्ट सेम है, गरीब के ऊपर, कमजोर के ऊपर अत्याचार हुआ तो उसने सीटी बजा के आजू बाजू के लोगों का अटेंशन सीख करना है। अब यूरोप में ऐसा था कि आजू बाजू के लोग, यहां आपको विसल ब्लोइंग करके अथॉरिटी का अटेंशन सीख करना है। किसका अटेंशन सीख करना है, अथॉरिटी। तो आपको आरओसी, सेबी, ऐसे लोगों के आपको ऐसे लोगों के आपको अटेंशन सीख करने पड़ेंगे। इस कंसेप्ट को कहा जाता है विसल ब्लोइंग। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, जोर से बोले एक बार, ऐसा ना। तो विसल ब्लोइंग के ऊपर मुझे ऐसा लगता है एलएलपी एक्ट में बहुत अच्छा सवाल आ सकता है, बिकॉज इस कंसेप्ट के साथ आपका पहली बार पाला पड़ा है। दूसरी बात, फाइनल तक के कंसेप्ट यूज होने वाला है तो इंपॉर्टेंस वैसे ही बढ़ जाता है, हाँ है ना। तो अपने एक स्पेशल 4-5 पॉइंट का नोट लिखेंगे विसल ब्लोइंग के ऊपर। कंसेप्ट सबको समझ में आ रहा है विसल ब्लोइंग क्या है, जोर से बोले एक बार, ऐसा नो। थीसिस भी समझ में आया, क्यों आया, कैसे आया करके, एवरीबॉडी बोलो हाँ या ना। पक्का क्लियर है तो नीचे हेडिंग डालना विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोइंग लिखना। Whistle blowing means to seek attention of the authority. Whistle blowing means to seek attention of the authority against the injustice caused और, अच्छा सिर्फ इनजस्टिस के लिए होगा या विसल ब्लोइंग इसके लिए भी हो सकता है कि आप रहम की भीख मांगो, कि आपसे कोई गलती हो गई और आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार सच में गलती हुई है, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा, तो आप रहम की भीख मांग सकते हो, बोलो हाँ है ना। सो फॉर एनी क्या कॉस्ट, injustice cause, or also a request for any injustice caused, or also a request for any relief in case of prosecution, प्रोसिक्यूशन समझते हो, लिटिगेशन, आपके ऊपर किसी ने केस ठोक दिया, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, इन केस ऑफ एलएलपी, if any of the minority partner
in case of LLP, if any of the minority partner is being damaged, in case of LLP, if any of the minority partner is being damaged by majority, or he is being harassed, he may blow the whistle, to seek, the relief or justice. He may blow the whistle to seek relief or justice. Point number 3. If any prosecution is going against, any partner he may blow the whistle to reduce the penalty or jail. He may blow the whistle to reduce the penalty or jail. Full stop. लिख लिया सबने? ओके, मतलब किसी पार्टनर के खिलाफ प्रोसिक्यूशन भी चल रहा है तो भी वो विसल ब्लोइंग से रिक्वेस्ट कर सकता है कि भाई साहब मेरे खिलाफ प्रोसिक्यूशन मत करो, मुझे रिलीफ दे दो. ठीक है, नीचे नेक्स्ट पॉइंट, मेन पॉइंट कौन सा है? पॉइंट नंबर मेन पॉइंट 4. द authority or NCLT in this case, may relieve the partner if it feels that point number A, partner have useful information. Point number A, partner have useful information. Point number B, the information can lead to conviction of defaulting partner. कॉन्विक्शन समझते हो? कॉन्विक्शन मतलब जेल में डालना. कॉन्विक्शन ऑफ डिफॉल्टिंग मतलब सच में जिसने जुर्म किया है उसको जेल में डालना. कंसेप्ट समझ में आया? जोर से बोले सर ना. तो यहाँ पे आपका एक और टॉपिक खत्म होता है LLP एक्ट का, दैट इज लाइबिलिटी ऑफ द, क्या बोले बाजू से, पार्टनर. सबको समझ में आया? पक्का हाँ है ना? जोर से बोले सर ना. ओके ठीक है, आज हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं. दिस इज ऑल फॉर टुडे. हैव ए नाइस डे. थैंक यू बोलो, जोर से बोलो. चलो गुड डे, गॉड ब्लेस यू. और मेरे को गाली देना बंद करो नालायक लोगों. ठीक ही नहीं हो रही तबीयत. कौन गाली दी? किसने गाली दी? जोर से बहुत.